आज पढ़ेंगे हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे, या फिर हमारा आज का टॉपिक ये है। तो ये जो हेनरी फ्योल हैं, ये बहुत बड़े मतलब फेमस मैनेजमेंट के एक पर्सन है या फिर एक फिलोसोफर है, ऐसा मान लो। जैसे नहीं होते क्या, जैसे कि ये कालिदास, ठीक है, ऐसा कोई पोएट नहीं होता है क्या? पोएट पोएट होता है ना, पोएट। ऐसे ये मैनेजमेंट के बहुत बड़े फिलोसोफर हैं हेनरी फेयोल। इनका जन्म हुआ था 1841 में फ्रांस में। ये तो जन्म वाला इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं, बुक में दिया है। फ्रांस में पैदा हुए थे 1841 में। इनका क्या था? हैप्पी बर्थडे था, ठीक है। ये जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। जेई मतलब क्या? जूनियर इंजीनियर। और एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो 1860 में ये फ्रांस के एक माइनिंग कंपनी ज्वाइन किए एज ए जूनियर इंजीनियर, मतलब जूनियर इंजीनियर पोस्ट में वो अपना काम स्टार्ट किए। 1888 में वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। क्या बन गए? मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन बन गए? हेनरी फ्योल, ठीक है। ये इनका बहुत बड़ा हाथ था उस कंपनी को आगे ले जाने में। ध्यान दो, जब ये उस कंपनी को एमडी की तौर पे ज्वाइन किए तो कंपनी बहुत ही खराब सिचुएशन में था। कंपनी बैंकरप्ट होने वाला था। बैंकरप्ट मतलब जानते हो? बैंकरप्ट मतलब क्या? जो कंपनी डूबने के कगार में हो, जिन कंपनी के पास पैसा नहीं है, आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट कंपनी। तो बैंकरप्ट नहीं हुआ था, उसके कगार पे था, बोला मैं, ठीक है। तो बैंकरप्ट के कगार में था। तो हेनरी फ्योल ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, कंपनी का स्ट्रक्चर को चेंज किया, कंपनी का काम करने का तौर तरीका को चेंज किया, कंपनी में जो लेबर काम कर रहे थे उनका मोटिवेशन को डेवलप किए। 30 साल तक उस कंपनी को क्या किए? अच्छे से नरिश किए, और बैंकरप्सी से, दिवालिया से कंपनी को एक लीडिंग स्टील कंपनी में कन्वर्ट कर दिए। मतलब जब वो रिटायर हो रहे थे, वो फ्रांस का सबसे बड़ा लीडिंग स्टील कंपनी था। स्टील कंपनी का नाम बहुत लंबा है और वो नहीं आता है एग्जाम में, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो कंपनी कल को डूबने वाला था, वो उनका मेहनत की वजह से वो क्या हुआ? एक बहुत बड़ा लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया। समझ में आया? उनको इतना कुछ, इतना ज़्यादा जन नहीं जानते थे। जब उनका बुक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1916 में पब्लिश हुआ, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। समझ में आया? और ध्यान दो, ये जो हेनरी फ्योल हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये लेकिन बहुत आता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका बुक कब पब्लिश हुआ था, और उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट। व्हिच फादर ऑफ मैनेजमेंट? एक हेनरी फ्योल इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल का ये शॉर्ट ब्रीफ था। ब्रीफ मतलब इंट्रोडक्शन। वो कौन है? फादर ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? या फिर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जो भी बोलने से होगा। और एक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो है FW टेलर। ये दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट लोग, कौन फादर ऑफ मैनेजमेंट है, कौन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इसमें घबराना नहीं है। मैनेजमेंट का फादर कौन है? हेनरी फ्योल। मैनेजमेंट के पापा, किसके पापा? और इनकी वाइफ मैनेजमेंट की मम्मी है। ऐसा मत सोचना मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक बुक लिखे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1916 में, जो कि बहुत फेमस बुक है। आज तक वो बुक चलता है और हम पढ़ भी रहे हैं। पैदा कब हुए थे? 1841 में। जब वो कंपनी ज्वाइन किए, कंपनी खराब अवस्था में था या फिर बैंकरप्सी के कगार पे था। वो अपना मेहनत से, अपना ताकत से, अपना नॉलेज से वो कंपनी को एक लीडिंग स्टील कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। उनके रिटायरमेंट टाइम पे ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। समझ में आया? तो वो जो कंपनी में काम कर रहे थे, वो एक स्टील कंपनी था। वो एज ए जूनियर इंजीनियर वो कंपनी को ज्वाइन किए थे। रिटायरमेंट के टाइम पे वो एमडी के पद पे थे, उस टाइम पे रिटायर किए। तुम ध्यान दो, मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ CHSC कॉमर्स। CBSE भी पढ़ाता हूँ, लेकिन CHSC कॉमर्स का मुझे हद से ज़्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू CBSE। CBSE का पैटर्न इतना खास
पता नहीं है, पता है लेकिन इतना इन डेप्थ पता नहीं है जितना मुझे CHSC का क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस, कैसे पढ़ना है सब पता है। ये उस कंपनी में 30 साल नौकरी किए। कितना साल नौकरी किए? 30 साल नौकरी की। तो उनका तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ। डेली कंपनी गए, कंपनी को मैनेज किए, लोगों के बीच रह के कंपनी को चलाए, कंपनी का खराब अवस्था में कंपनी के साथ वो थे, कंपनी को खराब अवस्था से पूरा एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिए। तो इन बीच में, ये 30 साल के बीच में वो इतना नॉलेज गेन कर लिए कि वो 14 प्रिंसिपल निकाले। कितना प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल निकाले। 14 प्रिंसिपल निकाले। समझ में आया? अभी ये 14 प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे। ये 14 प्रिंसिपल में मैनेजमेंट को क्या क्या बोला गया है कि किस तरीके से कंपनी को चलाना है, कौन सा मेथड, कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन यूज करना है, ये सारा 14 प्रिंसिपल में वो पूरा अच्छे से एलाबोरेट कर दिए हैं। ये 14 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, सब कुछ यही 14 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। समझ में? प्रिंसिपल मतलब तो जानते हो, एक प्रकार का रूल्स रेगुलेशन, नियम एक प्रकार का है। ये 14 प्रिंसिपल में से पहला प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये ऐसा कोई बड़ा प्रिंसिपल नहीं है, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, खाली हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि टोटल टास्क को हमारे फैक्ट्री में या फिर हमारे कंपनी में जितना भी काम है उसको डिवाइड कर देना आपस में, उसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इससे फायदा क्या होगा? लोगों का काम आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक कंपनी में मुझे 5 काम दे दिया गया, तो 5 काम को मुझे करने में बहुत ही मुश्किल होगा। एज कंपेयर टू एक काम दो, मैं एक काम को बार बार करूंगा। मुझे कॉमर्स भी पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, साइंस भी पढ़ा दो बोल रहे हैं, आर्ट्स भी पढ़ा दो बोल रहे हैं, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होगा और सब में मैं इनएफिशिएंसी रह जाऊंगा। ना ठीक से कॉमर्स पढ़ा पाऊंगा, ना आर्ट्स पढ़ा पाऊंगा, ना साइंस पढ़ा पाऊंगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? काम को डिवाइड करना। इससे क्या होगा? काम का वजन कमेगा, लाइट होगा काम, और इससे स्पेशलाइज हासिल होगा और काम जल्दी खत्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? काम को डिवाइड करने के लिए बोलता है। इससे काम आसान होगा, स्पेशलाइजेशन होगा और जल्दी जल्दी काम निपटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल देता हूं। मैं पिछले 8-9 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो रहा है ना, कॉमर्स का 4 सब्जेक्ट पढ़ा हूं, तो मेरा स्पेशलाइजेशन हासिल हो गया है CHSC कॉमर्स में। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे क्वेश्चन पैटर्न पता है, कैसे लिखना पता है, कौन से पेपर से, कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क का क्वेश्चन आता है, वो सब पता है। समझ में? तो मैं एक काम को बार बार करने से क्या होगा? मेरा स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, हाँ या ना, और काम भी लाइट होगा। जैसे कि दी कॉमर्शियन का पिकनिक टूर जाते हैं, कब जाते हैं? ये नवंबर दिसंबर में हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, काम को आपस में बांट देता हूँ स्टूडेंट लोग के भीतर। किसी को टेंट का काम दे दिया, किसी 2-3 जन को टेंट का काम दे दिया, किसी 2-3 जन को बस का काम दे दिया, किसी 2-3 जन को राशन का काम दे दिया, किसी 2-3 जन को मार्केटिंग का काम दे दिया। इससे क्या होता है, सब आपस में अपना अपना काम करते हैं, काम जल्दी होता है और पिकनिक भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बनता है। ये बिजनेस स्टडीज पढ़ा के तो पता चला ना मुझे, हाँ या ना? इसीलिए टोटल टास्क को क्या करना है, एम्प्लॉय लोग के बीच में बांट देना है ग्रुप बना के, या फिर एक एक जन को एक एक काम भी देने से चलेगा अगर ज्यादा काम नहीं है तो। इससे स्पेशलाइजेशन हासिल होगा। पहला प्रिंसिपल समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट भी है। ऐसा नहीं है कि काम बांट देने से काम तो आसान होता है, लेकिन हम पहले से पढ़े हैं जिसका फायदा है कुछ नुकसान भी है। इसका फायदा क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि एक काम को एक जन बार बार करेगा तो उस काम में वो स्पेशलाइज हासिल करेगा। समझ में आया? जैसे कि मान लो
एक फर्नीचर का कंपनी है या फिर एक फर्नीचर का फैक्ट्री है, मैं हितेश को बोला कि तुम वो फर्नीचर या फिर लकड़ी को काटना, वो बार 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 फर्नीचर का लकड़ी काट काट के इतना प्रिसाइज हो जाएगा कि अभी उसको स्केल वेल का जरूरत नहीं पड़ता है कि वो कारपेंटर लोग स्केल वेल यूज करते हैं, नहीं पड़ता है, वो बहुत अच्छे से काट देगा। क्या? फर्नीचर, उसका मत काटना, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है? हायर एफिशिएंसी। अभी जैसे कि मैं सीएचएससी कॉमर्स पढ़ा पढ़ा के मेरे पास बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हो गया, सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा मेरा खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एफिशिएंसी है। वैसे ये वो लकड़ी काट के इतना एफिशिएंट हो जाएगा कि वो बात करते करते भी लकड़ी काट देगा, उड़िया खाते खाते भी लकड़ी काट देगा, अपनी वो जीएफ के साथ बात करते करते भी लकड़ी काट देगा और प्रिसाइजली काटेगा। तुम खुद सोचो, एक काम को कर करके इतना एफिशिएंसी हो जाता है कि वो काम को मतलब बिन एक हाथ से भी कर देने से होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल लेता हूँ, मैं उसी खाना को 2 घंटा लगाता हूँ बनाने में, लेकिन मेरी मम्मी 45 से 1 घंटा में बना देती है। वो काम कर रही है, पिछले 20-30 साल से खाना बना रही है हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, तो उनका एफिशिएंसी ज्यादा है। मैं वो साग सब्जी को जितना तेजी से काटता हूँ वो और तेजी से काट देती। तो ये है फायदा। क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर से क्या फायदा है? स्पेशलाइजेशन हासिल होता है और दूसरा एफिशिएंसी बढ़ता है। इसका नोट्स मिल जाएगा, चिंता मत करो, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? मोनोटनी। मोनोटनी मतलब बोरिंग। बोरिंग मतलब क्या? जैसे कि हितेश, ठीक है, वो मतलब वो लकड़ी काट के इतना बोर लगता है कि वो कभी कभी छुट्टी मारेगा, होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। दूसरा क्या है? लैक ऑफ इनिशिएटिव। ये क्या है लैक ऑफ इनिशिएटिव? मतलब क्या? जैसे कि मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं कॉमर्स में माहिर हूं, बाकी सब सब्जेक्ट में मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि वो बीपी का ये कितना रहता है, मान लो वो क्या रहता है 120/8, ये सब चीज में मेरा ज्यादा इनिशिएटिव नहीं, कुछ अलग क्रिएटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मुझे डांस नहीं आता है, मैं डांस सीखना चाहता हूँ, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि कॉमर्स पढ़ाने में मेरा टाइम खत्म हो जा रहा है। मुझे ड्राइंग्स नहीं आता है, मेरा कुछ नहीं है, ड्राइंग्स मुझे नहीं आता है, सच बता रहा हूँ, डांस भी नहीं आता है, तो कुछ क्रिएटिव जीवन में नहीं हो रहा है। एक लेबर अगर एक काम को बार बार करेगा तो वो काम में तो माहिर होगा, लेकिन बोर भी होगा और नया कुछ सीखेगा भी नहीं। ये प्रॉब्लम है। ऐसा मत सोचना कि खाली फायदा ही फायदा है, कुछ चीज का नुकसान भी होता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इससे क्या होता है? काम आसान होता है, स्पेशलाइजेशन हासिल होता है, काम जल्दी होता है। फायदा क्या है? स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी बढ़ता है। नुकसान क्या है? बोर लगता है और कुछ नया क्रिएटिव नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्टी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बिटवीन मतलब B/W मतलब बिटवीन है, ठीक है, इसको समझ लेना। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? पहले तो पैरिटी का मतलब समझ लो, पैरिटी मतलब इक्वल। पैरिटी मतलब क्या है? इक्वल। ऑथोरिटी मतलब पावर। ऑथोरिटी मतलब क्या? पावर। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ये तो नया चीज नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक सिक्का का 2 पहलू हैं, एक हेड है तो दूसरा टेल है, दोनों अलग नहीं हो सकते। समझ में आया? तो जिसको तुम ऑथोरिटी दे रहे हो, पावर दे रहे हो, वो रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, तब जाके एक बिजनेस सक्सेसफुल बनेगा, नहीं तो पूरा खत्म हो जाएगा बिजनेस। मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं इससे। मान लो मैं सुंदरगढ़ का एमएलए हूं, ठीक है, अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बताऊंगा, लेकिन मेरे पास क्या है? ऑथोरिटी है कि नहीं है? हाँ, सुंदरगढ़ का एमएलए मतलब बहुत ज्यादा ऑथोरिटी है भाई, लेकिन मैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूं, खाली ऑथोरिटी लेके बैठा हूं, सुंदरगढ़ का कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूं। तो सुंदरगढ़ का डेवलपमेंट होगा, ऑथोरिटी तो है लेकिन रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, डेवलप होगा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का? नहीं होगा। जैसे कि अभी नीट पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के पास, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके पास ऑथोरिटी है लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए नीट पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है तो
तो ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, जिसके पास पावर है वो रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, या फिर जो रेस्पॉन्सिबल है उसके पास पावर भी होना चाहिए, तब जाके कंपनी आगे सक्सेसफुल बनेगा। जैसे कि मेरे पास ऑथोरिटी है और अगर मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हुआ तो वो कंपनी फेलियर। मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन ऑथोरिटी नहीं है तो मैं इनकेपेबल हूं। क्या हूं? रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, जैसे कि मैं एक आम नागरिक हूं, नीट पेपर का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहा हूं, लेकिन ऑथोरिटी नहीं है। ऑथोरिटी मतलब क्या? नीट पेपर को मैं बना नहीं सकता, प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। और रेस्पॉन्सिबिलिटी होने से क्या होगा? ऑथोरिटी नहीं है तो मैं इनकेपेबल हूं। लेकिन जिसके पास ऑथोरिटी है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। तो ये क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ पार्टी विथ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास ऑथोरिटी होना चाहिए, जिसके पास ऑथोरिटी है वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फिर जाके एक कंपनी क्या होगा? सक्सेसफुल बनेगा। सब लोग ऑथोरिटी को खोजते हैं, मतलब मेरे पास पावर आ जाए, पावर आ जाए, ये सब ढूंढते हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबल होना नहीं चाहता। अगर ऐसा सिस्टम हुआ तो कंपनी कोलैप्स हो जाएगा, कंपनी का सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऑथोरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑथोरिटी, दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, तब जाके कंपनी आगे बढ़ेगा। लाइक मी, अगर मैं सुंदरगढ़ का एमएलए हूं, मेरे पास ऑथोरिटी है तो मैं रेस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन ऑथोरिटी नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? आया ना? इसका फायदा और इसका नुकसान क्या है, ध्यान दो। अगर ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मिल गया तो क्या होगा? बेटर रिजल्ट होगा। जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बेहतर बनेगा, जैसे कि मेरा कंपनी बेहतर बनेगा। मैं कंपनी का सीईओ हूं, कंपनी मेरे हाथ में है लेकिन निठल्ला हूं, निठल्ला सीईओ, तो डुबा दूंगा कंपनी को। अगर मेरे पास ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है तो कंपनी को आगे लेके जाऊंगा, तो बेटर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। दूसरा फायदा क्या है? टारगेट अचीव होगा, टारगेट को टाइमली अचीव कर पाएंगे। जैसे कि 2026 में मुझे मेरे कंपनी के लिए ये टारगेट पूरा करना है तो 2026 में क्या होगा? वो टारगेट पूरा हो जाएगा, नहीं तो 2062 में या फिर 62 में पूरा होगा। समझ में आया? इसका फायदा ये है। नुकसान क्या है? फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या है? मेरे पास अगर ज्यादा ऑथोरिटी आ गया तो उस ऑथोरिटी का मिसयूज भी तो कर सकता हूं मैं। हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है ऑथोरिटी का मिसयूज? धांधली, करप्शन, घपला, ये सब होता है। तुम लोग देख रहे हो, अभी एग्जाम्पल दूंगा फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा। दूसरा, ओवर बर्डन। अगर ये ऑथोरिटी मेरे पास ज्यादा हो गया तो मैं ऑथोरिटी का मिसयूज भी कर सकता हूं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया तो मैं ओवर बर्डन हो जाऊंगा, हद से ज्यादा मुझे काम मिल गया तो काम कर पाऊंगा, परफॉर्म कर पाऊंगा? नहीं होगा। समझ में आया? तो ऑथोरिटी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। समझ में आया? तब जाके कंपनी या फिर एक बिजनेस या फिर एक फैक्ट्री सक्सेसफुल होता है। समझ में आया? थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब शांति, रूल्स रेगुलेशन को मानना। डिसिप्लिन का मतलब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या बोलता है? ओबीडियंस होना। ओबीडियंस मतलब जानते हो ना, तुम लिखते हो योर ओबीडियंट, योर ओबीडियंट लिखते हो कि नहीं लिखते एप्लीकेशन के नीचे? मतलब ओबीडियंट हूं, आपका ओबीडियंट छात्र हूं, ओबीडियंट छात्रा हूं, ठीक है? ओबीडियंट होना, रूल्स रेगुलेशन को मानना, टाइमली कंपनी में आना, टाइमली कंपनी से जाना, जो काम दिया गया है उसको ठीक से करना। नेक्स्ट क्या है? रेस्पेक्ट ऑफ ऑथोरिटी। जिसको ऑथोरिटी मिला है उसको रेस्पेक्ट करना। जैसे कि मेरे पास ऑथोरिटी है अभी, तो तुम लोग क्या करते हो? मुझे रेस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? तीसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्टैब्लिश रूल। जो रूल बनाया गया है कंपनी में तुम्हारे लिए उसको ऑब्जर्व करना या फिर मानना, ये है डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या बोलता है? जो रूल्स रेगुलेशन कंपनी तुम्हारे लिए बनाया है उसको मानना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? जिसके पास ऑथोरिटी है उसको रेस्पेक्ट करना है। जैसे कि तुम्हारे सीनियर को रेस्पेक्ट करना है, उसका बात को ठीक से सुनना है और ओबीडियंटली काम करना है। ये है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है?
अगर हम डिसिप्लिन हुए तो फायदा क्या मिलेगा, और डिसिप्लिन नहीं हुआ तो नुकसान क्या है। तो इसका फायदा क्या है, एफिशिएंसी बढ़ेगा। तुम हर दिन टाइम से आ रहे हो फैक्ट्री, टाइम से जा रहे हो, तो तुम्हें एक पंक्चुअलिटी, तुम्हारे अंदर एक इनहेरेंट पंक्चुअलिटी का नेचर आ जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन को मान रहे हो तो तुम एक सिद्धांतवादी पर्सन बन जाओगे, एफिशिएंट पर्सन बन जाओगे। तुम्हारा काम करने का तरीका बाकी लोग से अलग दिखेगा। ठीक है, बाकी लोग जो काम को एक हफ्ता में काम निपटा रहे हैं, वो तुम उसी काम को वो 3-4 दिन में निपटा दोगे, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। दूसरा फायदा क्या है, वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग। दूसरा फायदा क्या है, काम प्रॉपरली होगा, सिस्टमेटिक तरीका से काम होगा, बिना कंफ्यूजन का, ये फायदा है। इसका नुकसान क्या है, अगर डिसिप्लिन नहीं हुए तो पहला नुकसान है चाओस एंड कंफ्यूजन। अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तुम रूल्स रेगुलेशन को मान नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर एक कंफ्यूजन होगा, कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम उसके बाद करूं। मतलब जैसे कि सुपीरियर से या फिर तुम्हारे सीनियर से तुम्हें ऑर्डर नहीं मिला है तो तुम कंफ्यूज होगे, या फिर तुम खुद डिसिप्लिन नहीं हो, रूल्स रेगुलेशन को नहीं मान रहे हो, तो कंफ्यूजन आएगा दिमाग में। दूसरा क्या है, काम करने में भी डिले होगा। जो काम 3 दिन में करना था वो 7-8 दिन लगा रहे हो, हाँ या ना, काम में भी डिले होगा। और तीसरा, रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा, टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, हाँ या ना। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या बोलता है कि कंपनी में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके काम करना है। जो रूल्स रेगुलेशन एम्प्लॉय लोग के लिए बनाया गया है उसको फॉलो करना है, ऑथराइज पर्सन को रेस्पेक्ट करना है, उनका बात सुनना है। फायदा क्या है, एफिशिएंसी बढ़ता है, सिस्टमेटिक तरीका है, फिर प्रॉपर तरीके से काम होता है। नुकसान क्या है, अगर डिसिप्लिन नहीं हुए, रूल्स रेगुलेशन को नहीं माने कंपनी का, तो नुकसान क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, चाउस होता है। चाउस कंफ्यूजन मतलब डाउट, काम करने में डिले होता है और रिसोर्सेस का वेस्टेज होता है। ये था प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, समझ में आया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और सबके ऊपर लागू होता है। ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ध्यान दो। ये क्या बोलता है, मैं क्या हूं, मान लो मैं सीनियर हूं और हितेश मेरा जूनियर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, एक जूनियर एक ही सीनियर से ऑर्डर रिसीव करेगा तब जाके काम में क्लैरिटी होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि मैं हितेश को बोला जाओ वो काम करो, ठीक है, मैं उसका सीनियर हूं, इमीडिएट सीनियर हूं, तो हितेश क्या करेगा, सर बोले हैं ये काम करना है और करके लाएगा मेरे पास। लेकिन मान लो हितेश का 3 सीनियर होते, मैं एक सीनियर होता और एक सीनियर होता और एक सीनियर होता, मैं भी काम दे दिया उसको, वो भी काम दे दिया उसको और एक सीनियर भी काम दे दिया उसको, तो वो क्या करेगा, किसका बात सुनेगा, मेरा बात सुनेगा तो इन दोनों से गाली खाएगा, इनका बात सुनेगा तो मैं गाली दूंगा। तो ईगो क्लैश होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, समझ में आया। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक पर्सन का एक ही सीनियर होगा और उसी सीनियर से वो ऑर्डर रिसीव करेगा। अब ऐसा नहीं कि एक सीनियर नहीं, 5-6 सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर खाली एक सीनियर से रिसीव करना है, समझ में आया। जैसे कि मैं किशोर हूं, मैं टिल्लू को ऑर्डर दिया, तो टिल्लू क्या करेगा, मेरा ऑर्डर मान के काम करेगा। मान लो ये टिल्लू का और एक सीनियर आ गया, किशोरी मान लो, ये भी ऑर्डर दे रही है टिल्लू को, तो ये किसका बात सुनेगा, टिल्लू टिलटिला जाएगा, क्या होगा, टिल्लू टिलटिला जाएगा, तो प्रॉब्लम होता है इसमें। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, एक पर्सन एक ही सुपीरियर का ऑर्डर सुनेगा या फिर एक ही सुपीरियर के साथ अकाउंटेबल होगा। मतलब अगर नहीं किया हितेश ने काम या फिर टिल्लू ने काम नहीं किया तो उसके लिए अकाउंटेबल टिल्लू मेरे से होगा, ना कि इससे डांट खाएगा। समझ में आया। 2-3 सीनियर होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका फायदा क्या है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है। पहला फायदा है नो कंफ्यूजन।
वो कंफ्यूज नहीं होगा। जो जूनियर को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो कंफ्यूज नहीं होगा। किशोर सर ने बोला है ये काम करना है मतलब करना है। मान लो मेरे मेरे जैसे और 3-4 सर हैं, सबका बात वो सुनेगा तो कंफ्यूज है। किशोर सर ने क्या बोला, एक्स सर ने क्या बोला, वाई सर ने क्या बोला, जेड सर ने क्या बोला, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहां पर फायदा क्या है, नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया। दूसरा फायदा क्या है, एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा क्योंकि वो मेरा बात ही सुन रहा है। और तीसरा फायदा क्या होगा, ईगो प्रॉब्लम नहीं होगा, नो ईगो प्रॉब्लम। ये 3 फायदा है। पहला, कंफ्यूज नहीं होगा वो क्योंकि एक ही सीनियर है, एक ही सीनियर का ऑर्डर वो बार बार मान रहा है, तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी है। जैसे कि मेरे और हितेश के बीच में मान लो, उसका सीनियर मैं हूं, मेरा जूनियर वो है, मैं खाली हितेश को ऑर्डर दे सकता हूं, तो उसको पता है सर और मेरे बीच में ठीक अंडरस्टैंडिंग है, काम का क्लैरिटी है, वो क्या ऑर्डर देते हैं उसे पता है। दूसरा क्या है, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, सर ने बोला ऐसा करना है तो करना है, नहीं नहीं होगा तो सर बताएंगे, गाइड करेंगे। तीसरा फायदा क्या है, ईगो प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो हितेश को मैं भी ऑर्डर दे रहा हूं और 4 सीनियर वो भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो ईगो रहेगा। जूनियर हूं बोल के सब ऑर्डर दे रहे हैं, मैं क्या घंटा हूं, सब बजा रहे हैं मुझे, किशोर सर भी गाली दे रहे हैं, एक्स सर भी गाली दे रहे हैं, वाई सर भी गाली दे रहे हैं, एक जन 50 काम दे रहे हैं। ऐसा ईगो प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है। अगर हितेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ईगो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ईगो प्रॉब्लम क्या है, अगर हितेश मेरा बात नहीं मानेगा तो वो सर का तलवा चाट रहा है, हाँ वो सर का तलवे चाट रहा है, वो सर का जासूस है, ऐसा बोलूंगा। वो खुद डिमोटिवेट है, मैं और गाली देना तो और डिमोटिवेट हो जाएगा वो। तो ये प्रॉब्लम है 4-5 सीनियर होने से। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पहला नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पहला नेगेटिव इफेक्ट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर एक जन के पास रह जाएगा, जैसे मेरे पास रह गया पावर, समझ में आ, मैं ही उसको ऑर्डर दे रहा हूं, तो पावर एक ही जन के पास रहने से भी प्रॉब्लम है। मैं वो ऑफिस का तो काम दे रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ जा थोड़ा मेरा बेटा को ले आ, जा मेरा बेटा और बेटी के लिए आइसक्रीम ले आ, जा घर के लिए सब्जी ले आ, जा सर्फ ले आ, ऐसा फिर बोलूंगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। वो जॉब कर रहा है कि मेरा पर्सनल पीए है। दूसरा है कम्युनिकेशन डिले, ठीक है, जैसे कि हितेश का सीनियर मैं हूं, मेरा भी तो कोई सीनियर होगा, मैं भी तो किसी सीनियर से ऑर्डर रिसीव कर रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन में डिले होगा, मेरा सीनियर डिले करेगा तो मैं डिले करूंगा, तो काम नहीं होगा। अगर लेट कम्युनिकेट किया इसको, हितेश को, कि काम है, ये काम है, वो काम है, और उसको बताया तक नहीं, तो वो काम कैसे जानेगा कि काम है कि नहीं है बोल के। तो ये प्रॉब्लम है यूनिटी ऑफ कमांड में। क्या बोलता है, 1 पर्सन या फिर 1 जूनियर एक ही सीनियर से ऑर्डर रिसीव करेगा, इसका फायदा ये है और इसका नुकसान ये है। समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अभी अभी पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अब पढ़ रहे हैं। ये दोनों सेम है लेकिन सेम बट डिफरेंट, ये वाला सिस्टम है। वो गाना नहीं है क्या, चीज सेम लग रहा है लेकिन डिफरेंट है। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, एक जूनियर का एक सीनियर से ऑर्डर रिसीव करना, ये बोलता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और एक ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। समझ में आया। यहां पर क्या बोल रहा है, हेड एक मुखिया होना चाहिए, उसी मुखिया का एक ही प्लान होना चाहिए और उसका एक ग्रुप होना चाहिए, 2-4-5 जन मिलकर एक ग्रुप बनाए और वो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। ये बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। टेक्सटाइल जानते हो, टेक्सटाइल वो जो कपड़ा वपड़ा बनाते हैं, तो एक है गिनिंग करते हैं, उसके बाद वेविंग करते हैं, उसके बाद स्पिनिंग करते हैं। गिनिंग मतलब सूता निकालते हैं, वेब मतलब सूता को क्या करते हैं, और स्पिनिंग करते हैं। 3 एक्टिविटी है। तो मान लो मैं किसी एक काम का हेड बन सकता हूं ना, मैं गिनिंग भी देखूंगा, वेविंग भी देखूंगा और स्पिनिंग भी देखूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, और एक्सपर्ट हूं तो भी प्रॉब्लम है। मैं इसको भी ऑर्डर दे रहा हूं, इसको भी ऑर्डर दे रहा हूं, इसको भी ऑर्डर दे रहा हूं,
समझ में आया? तो मैं खुद कंफ्यूज हूं किसको क्या ऑर्डर दिया, हाँ या ना, समझ में आया? तो ये क्या बोल रहा है, एक ग्रुप का एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए, मैं खाली एक ही सेगमेंट को संभालूंगा। मान लो मैं गिनिंग को संभाला, तो गिनिंग में जितना पर्सन है उनको मैं संभालूंगा, कैसे अच्छे से गिनिंग करें जो हमारा फैब्रिक या फिर कपड़ा ठीक होगा। वेविंग का मान लो मिस्टर एक्स है, वो वेविंग को संभालेगा और स्पिनिंग को मिस्टर वाई संभालेगा। समझ में आया? और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं अच्छे से गिनिंग करूंगा तब ये अच्छे से वेविंग कर पाएगा, ये अच्छे से वेविंग करेगा तब ये अच्छे से स्पिन कर पाएगा, और अच्छे से स्पिनिंग विनिंग हुआ तब जाके अच्छा क्वालिटी का कपड़ा बनेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा कपड़ा बनाना। तो अच्छा कपड़ा बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम अपने सेगमेंट का काम अच्छे से करेंगे, और ये अपने सेगमेंट का काम अच्छे से करेगा, और ये अपने सेगमेंट का काम अच्छे से करेगा। ऑब्जेक्टिव सेम है, काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा कपड़ा बनाना। समझ में आया? एक हेड, एक प्लान, एक ग्रुप, और ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सेम, अच्छा कपड़ा बनाना। इसके लिए वो अच्छा गिनिंग करेंगे, ये अच्छा वेविंग करेंगे, और ये अच्छा स्पिनिंग करेंगे। इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? इसका फायदा है, जैसे कि मैं एक हेड हूं और मेरा ग्रुप है और मेरा एक प्लान है, तो मैं गोल जल्दी अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा अपने टीम को लेकर। मेरा टीम है, 4-5 काम दे दिया उनको एक साथ, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट एफर्ट लगता है, तो कहीं कोई सा भी काम जल्दी होता है, सबका मिला हुआ एफर्ट लगेगा तो काम जल्दी से अचीव हो पाएगा, ये फायदा है। समझ में आया? इसका नुकसान क्या है? फायदा तो सुन लिए, नुकसान क्या है? इसका नुकसान पहला है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव इग्नोर। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? जब मैं 7-8 क्लास पढ़ रहा था 2010-11 में, तो उस टाइम क्या होता था, जब सरस्वती पूजा या फिर गणेश पूजा होता था, तो डेस्क बेंच को निकालते थे एक क्लासरूम से, और उस क्लासरूम में पूजा पाठ होता था, तो उस क्लासरूम को डेकोरेट करते थे। तो एक बेंच को उठाने के लिए 3 जन चाहिए होता था, या फिर 2 जन चाहिए होता, 3 जन जनरली, तो उसमें मैं भी था, ठीक है? तो ये 2 जन पूरा फोर्सली, मतलब अच्छे से वो बेंच को पकड़ते थे, मैं खाली ये बेंच को छूता था ऐसे, मतलब कामचोर था मैं, मतलब जो बोल रहा हूं कामचोर था। तो टीम में क्या होते हैं ना, 50 जन होते हैं, उसमें से कोई एक्टिव होता है, कोई कामचोर होता है, लेकिन फायदा सबको मिलता है ना, शाबाशी सबको मिलता है ना। टीम में सब लोग, तुम्हारा टीम अच्छा काम किए, टीम में 5 जन है, मान लो कितना जन, 5 जन है, 5 जन में से ये 2 जन पूरा कामचोर हैं, मतलब काम करते हैं लेकिन पूरा इग्नोर मार मार के करते हैं। ये 3 पूरा मेहनत से काम करके क्या किए, ये 3 पूरा मेहनत से काम करके गोल अचीव कर लिए, लेकिन शाबाशी सबको मिलाना, इनका योगदान तो इतना नहीं था। तो ये टेंशन है, ये प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल एफर्ट इग्नोर हो जाता है, क्योंकि ग्रुप आ गया ना, तो ग्रुप को शाबाशी मिलेगा, फेल होंगे तो ग्रुप को ही फेलियर का जिम्मेदारी दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, ये 5 लोग के बीच में आपसी टसल रहा, आपसी तालमेल नहीं रहा, तो ये अचीव करना छोड़ दो, काम ही स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आया? तो ये था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब मैं जहां पर काम कर रहा हूं उस कंपनी का इंटरेस्ट क्या है, उसको बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर सही है तब जनरल इंटरेस्ट भी सही होगा। अगर हम जनरल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा गोल अचीव करेगा, कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगा। अगर हम खुद का इंटरेस्ट देखेंगे तो कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो
मैं एक ब्रिक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, ब्रिक मतलब ईटा फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। वहां का ओनर क्या बोला है, एक पीस ईटा बनाने से तुम्हें 2 रुपया मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा कमाने के चक्कर में मैं तुरंत जल्दी 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 ईटा बना रहा हूँ। मैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। क्यों? मैं अपना फायदा देखा। जो कोई ईटा खरीद रहा है मेरे ओनर से, घर पूरा खराब हो रहा है, घर टूट रहा है, ईटा का क्वालिटी बहुत घटिया है। ये मैं क्या किया, मैं खुद का इंटरेस्ट को आगे रखा और मेरे ओनर का या फिर मेरे कंपनी का इंटरेस्ट को मेरे पीछे रख दिया। समझ में आया? तो ये जो जनरल इंटरेस्ट क्या बोलता है, जनरल इंटरेस्ट ये बोलता है कि कंपनी का इंटरेस्ट को आगे रखना है, एक फर्म का इंटरेस्ट को हर टाइम आगे रखना है। अगर जनरल इंटरेस्ट अगर पूरा हो गया तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी पूरा होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं अच्छा क्वालिटी का ईटा बनाऊंगा तो मेरा ओनर या फिर मेरा मालिक अच्छा पैसा कमाएगा, और मेरा मालिक अच्छा पैसा कमाया और मेरा मेहनत को पहचाना तो क्या करेगा, मेरा मालिक मुझे भी अच्छा पेमेंट करेगा। समझ में आया? हाँ या ना? ये है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और फार्म का ऑब्जेक्टिव मैच होना चाहिए। फार्म जो सोच रहा है हम भी उसी के बारे में सोचें, फार्म के बारे में सोचेंगे, अपनी कंपनी के बारे में सोचेंगे, तब जाके कंपनी का ग्रोथ होगा, और कंपनी का ग्रोथ हुआ तो इंडिविजुअल का भी ग्रोथ होगा। जैसे कि मेरा ओनर अच्छा पैसा कमाएगा तो मुझे भी तो अच्छा सैलरी देगा, आया ना? तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट इसका है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जल्दी अचीव होता है। समझ में आया? मैं अगर अपने फार्म का इंटरेस्ट के हिसाब से काम करूंगा, मेरे फार्म के अकॉर्डिंग काम करूंगा, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल या फिर मेरा फार्म का गोल जल्दी से जल्दी अचीव होगा। दूसरा क्या है, फार्म ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के भीतर क्या, फार्म ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के भीतर कोऑर्डिनेशन बनाया होगा, दोनों सेम सेम होगा, सेम रास्ते पे चलेंगे। मैं खुद का ऑब्जेक्टिव को आगे रखा, खुद का इंटरेस्ट को आगे रखूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, फार्म का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। समझ में आया? ये और एक बार बताऊं, और एक बार देखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या, ऑलवेज कीप फर्म इंटरेस्ट इन योर माइंड। ओके, फार्म का इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी देना, अपना खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देना। नहीं देना मतलब ऐसा पूरा नहीं देना है, हमारा भी इंटरेस्ट है भाई, फार्म अच्छा पैसा कमाए तो हमें भी अच्छा पैसा मिलना चाहिए। अगर फार्म अच्छा पैसा कमाएगा तब जाके ना अच्छा पैसा मिलेगा। मैं तो क्या किया, मैं ईटा बनाने के चक्कर में तुरंत ईटा बना रहा था, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हाँ? और फार्म का ईटा सेल नहीं हुआ, सेल हुआ भी तो खराब निकला, तो फार्म का ऑब्जेक्टिव को तो नुकसान होगा ना। फार्म को नुकसान हुआ मतलब मेरा नुकसान होगा। कल को फार्म बंद हो जाएगा तो मुझे भी तो नौकरी से जाना पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छा होता है। अगर मैं फार्म का ऑब्जेक्टिव और मेरा ऑब्जेक्टिव को सेम रखूं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छा होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और फार्म ऑब्जेक्टिव के भीतर कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर मैं अपना इंटरेस्ट को आगे रखा और फार्म का इंटरेस्ट को पीछे रखा, या फिर फार्म का इंटरेस्ट को इग्नोर किया, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में डिफिकल्ट होगा। क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। सेकेंड पॉइंट है, मैं ऊपर समझा दिया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में डिफिकल्ट होगा। और दूसरा क्या है, डिफिकल्टी इन कॉर्बिंग इंडिविजुअल एस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि अभी सुंदरगढ़ में माइंस तो चल रहा है, मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन मैं बिजनेस करना नहीं चाहता हूँ। एफडी में अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर रहा हूँ, चाष बास करके एफडी, सारा पैसा एफडी में डाल के आराम जिंदगी जी रहा हूँ, सिंपल जिंदगी जी रहा हूँ। दूसरा लोग मुझे बोल रहा है कि ट्रक खरीद भी, ट्रक खरीद, मेरा दोस्त बोल रहा है बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा छापेगा, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं है ना ज़्यादा पैसा कमाना। तो किसी का अगर मन ही नहीं है अच्छे से काम करना, वो जितना काम करना चाहता है उतना काम में सीमित होना चाहता है, तो उसको पुश करने से नहीं होगा। समझ में आया? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब ऑलवेज फार्म का इंटरेस्ट और अपना इंटरेस्ट को साथ लेकर चलना है,
खुद का इंटरेस्ट को आगे नहीं रखना है। खुद का इंटरेस्ट को हम अगर आगे रखेंगे तो फार्म का इंटरेस्ट सफर होगा, फार्म लॉसेस झेलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर। रेम्यूनरेशन मतलब क्या? सैलरी, वेजेस, कमीशन सब रेम्यूनरेशन के अंदर आता है। तो ये क्या बोल रहा है? हम वर्कर को फेयर रेम्यूनरेशन दे, वर्कर जितना लायक है, वर्कर जितना डिजर्व करता है उसको उतना सैलरी देना चाहिए, जैसे कि वर्कर भी खुश रहे और मालिक भी खुश रहे। समझ में? एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो तुम 1 महीना मेरे से ट्यूशन पढ़ी, ठीक है, तुम सोच रहे थे सर 1500 से 1000 के बीच में फी चार्ज करेंगे, और मैं क्या सोच रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, 3000 रुपया लेना चाहिए एक एक जन से। तो मैं बोला 3000, तुम लोग बोले सुंदरगढ़ मार्केट में तो 1000 से 1500 चल रहा है ट्यूशन फी, आप कैसे 3000 ले रहे हो? तो दोनों नाखुश एक नहीं हुए। मैं क्या सोच रहा था, मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये लोग कम पैसा दे रहे हैं। तुम क्या सोच रहे थे, मार्केट में तो 1500 से 1000 रेट चल रहा है, ये 3000 मांग रहा है। हाँ या ना? तो वर्कर और मालिक के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मालिक ये ना सोचे कि मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं, कम काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉय ये ना सोचे कि हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, कम पैसा मिल रहा है। तो रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को दोनों को खुशाए। एम्प्लॉय भी खुश रहे, जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिल गया, और एम्प्लॉयर को भी लगे कि मेरे जेब से ज्यादा नहीं जा रहा है, वो जितना काम कर रहा है मैं उतना उसको दे रहा हूं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। मालिक सोचेगा ज्यादा दे रहा हूं, एम्प्लॉय लोग सोचेंगे कम पा रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम है। तो दोनों के अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए। मालिक भी सेटिस्फाई हो कि मैं ठीक पैसा दे रहा हूं मेरे लेबर लोग को, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हो मैं ठीक पैसा पा रहा हूं मेरे मालिक से। तो इसका फायदा क्या है? पहला फायदा ये है, अगर तुम लोग मान लो मेरे लेबर हो, ठीक है, तुम जितना काम कर रहे हो मैं उतना पैसा तुमको दे रहा हूं, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। नहीं सर ठीक पैसा देते हैं, हम जितना काम करते हैं हमको उतना पैसा दे देते हैं, और पैसा 1 से 10 तारीख के भीतर दे देते हैं, डिले नहीं होता है। अगर डिले होता है भी तो बता देते हैं। समझ में? तो तुम्हें मोटिवेट मिलेगा कि सर अच्छा पैसा दे रहे हैं, सर के लिए और अच्छा काम करेंगे। दूसरा फायदा क्या है? कमिटमेंट बढ़ता है। कमिटमेंट मतलब क्या? तुम्हारा समर्पण बढ़ेगा मेरे कंपनी के ऊपर। सर तो टाइम से पैसा देते हैं, हम लोग टाइम से अगर प्रोजेक्ट खत्म नहीं किए तो ये हमारे लिए थोड़ा क्या हो, शर्मिंदगी की बात है। सर तो पैसा देने में लेट नहीं करते, टाइम टू टाइम पैसा देते हैं, हमारा सुख दुख समझते हैं, एडवांस मांगो तो दे देते हैं। तो तुम क्या सोचोगे? नहीं मैं सर के लिए अच्छा काम करूंगा, और 1 घंटा भले ही काम करना पड़े लेकिन करूंगा। ठीक है, रस पीरियड चलता है ना, रस पीरियड। रस मतलब क्या बोलेंगे उसको, ज्यादा काम नहीं होता क्या? थोड़ा कम कर दो साउंड उसका। हाँ। तो रस पीरियड में क्या, तुम थोड़ा ज्यादा काम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा सैलरी दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम सैलरी दे रहा हूँ, तुम्हारा अच्छाई के लिए सोच रहा हूँ, तो तुम्हें भी कमिटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर एम्प्लॉय लोग, इसका नुकसान क्या है? मान लो मैं हर साल सैलरी बढ़ा रहा हूँ 10%, 10%, 10%। 2025 में 1 लाख था, 2026 में 10% बढ़ा दिया, 1,10,000 हो गया। 2027 में फिर 10% बढ़ा दिया, 1,20,000 दे रहा हूँ। लेकिन 2028 में क्या क्या ना, मैं सोचा कि थोड़ा ज्यादा सैलरी हो रहा है, अभी नहीं बढ़ाता हूँ सैलरी। तो तुम लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने लगोगे, मतलब एम्प्लॉय लोग, तुम लोग मतलब एम्प्लॉय लोग, मैं स्टूडेंट लोग को एम्प्लॉय मान रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे हो गए 2 साल तो अच्छे से प्यार किए, अभी तीसरा साल हो गया है, अभी थोड़ा प्यार कम गया है सर का, हाँ अभी पुराने एम्प्लॉय हो गए, ऐसा नहीं सोचते हैं क्या? तो एम्प्लॉय लोग क्या करते हैं, होप बना के बैठते हैं कि इस साल तो सैलरी मिलेगा ज़्यादा, इस साल तो सैलरी मिलेगा ज़्यादा, अगर नहीं दोगे तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर ज़्यादा सैलरी देंगे तो हमारा वेजेस कॉस्ट भी तो ज़्यादा बढ़ेगा, एम्प्लॉय लोग को ज़्यादा सैलरी देंगे, हमारा प्रोडक्ट का खर्चा भी तो ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होता है ना, है ना? तो प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा तो क्या होगा,
बेचने में हमें दिक्कत होगा, आया ना। हमारे कंपटीटर जितना में सामान बेच रहे हैं उससे ज्यादा बेचेंगे तो हम चल पाएंगे मार्केट में? नहीं पाएंगे। तो ये था प्रॉब्लम, समझ में आया। और एक प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, लेबर टर्नओवर मतलब क्या? लेबर टर्नओवर मतलब कंपनी से, बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से लेबर छोड़ छोड़ के जाना, इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। अगर ठीक ठाक सैलरी नहीं दिए तो ज्यादा लेबर टर्नओवर होगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन टू वर्कर। ये क्या बोलता है? जितना जो डिजर्व करते हैं, जो एम्प्लॉय जितना डिजर्व करता है उसको उतना सैलरी दो, उसके स्किल के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से सैलरी देना चाहिए। ऐसा सैलरी दो कि बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पोसाए। एम्प्लॉयर को भी लगे कि मैं ठीक सैलरी दे रहा हूँ, एम्प्लॉय को भी लगे कि मैं ठीक सैलरी पा रहा हूँ। इसका फायदा क्या है? एम्प्लॉय को मोटिवेट मिलेगा। दूसरा क्या है? एम्प्लॉय का कमिटमेंट बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा कि मालिक मेरा ठीक सैलरी दे रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, मेरा सुख दुख समझ रहा है। अगर नहीं दिए, प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा सैलरी देने में होप बढ़ता है, नेक्स्ट साल ये लोग फिर सोचेंगे कि और सैलरी मिलना चाहिए हमें। तो दूसरा क्या है? कॉस्ट बढ़ता है हमारा, ज्यादा सैलरी देंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो हम लोग सामान बेच नहीं पाएंगे। तो तीसरा तो मैं खुद लिखा हूँ, लेबर टर्नओवर। ज्यादा सैलरी वाले ठीक ठाक नहीं देंगे तो फिर लेबर टर्नओवर होगा, लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आया? जैसे तुम लोग टाइम नहीं देते तो छोड़ के चली जाती है कि नहीं जाती है? हाँ, ये है। समझ में आया? तो ये था प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन टू वर्कर। समझ में आया? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? पहले देखेंगे सेंट्रलाइजेशन के बारे में। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? जो पावर है, जो ऑथोरिटी है, टॉप मैनेजमेंट के पास रहेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? जैसे कि दी कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर का पावर किसके पास है? मेरे पास है, क्योंकि मैं सेंट्रल ऑथोरिटी हूं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पावर को बांट देना सबऑर्डिनेट के बीच में या फिर अपने जूनियर के बीच में, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि मैं दी कॉमर्शियल का मालिक हूं और भी 4-5 जन हैं। मालिक मतलब वो लोग टीचर हैं, पार्टनर हैं। तो पावर अगर मेरे पास रहा तो इसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। अगर पावर को मैं बांट दिया तो बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो तुम लोग मुझे ये बोलो, सेंट्रलाइजेशन करना ठीक है कि डिसेंट्रलाइजेशन करना ठीक है? सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पावर कुछ ही जन के पास रहेगा, कुछ ही जन मतलब टॉप मैनेजमेंट के पास पावर रहेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? जो कंपनी का पावर होगा या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का पावर होगा उसको सब में बांट देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पावर को बांट देना। तो मैं अगर मान लो कंपनी का मालिक हूं तो मैं क्या करना चाहूंगा? सेंट्रलाइजेशन करना चाहूंगा कि अपने कंपनी को डिसेंट्रलाइज तरीके से चलाना चाहूंगा? तुम बोलो हितेश। डिसेंट्रलाइजेशन। तुम? अगर मैं डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर को बांट दिया, तो तुम फिर पावर का मिसयूज भी तो कर सकते हो, मेरा कंपनी के साथ घपला भी तो कर सकते हो। सेंट्रलाइज कर दिया, सारा पावर मेरे पास है, तो सबको जवाबदारी मुझे देना पड़ेगा। कुछ छोटा मोटा चीज भी होगा तो मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो दोनों प्रॉब्लम है, सेंट्रलाइजेशन करना भी प्रॉब्लम है, डिसेंट्रलाइजेशन करना भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को मिक्स करना है। कुछ पावर अपने पास रखना है, कुछ पावर सबऑर्डिनेट को बांटना है। कुछ पावर अपने पास रखना है, कुछ पावर सबऑर्डिनेट या फिर जूनियर लोग को बांटने से ही काम होगा। समझ में आया? तो दोनों को मिक्स करके अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाना पड़ेगा। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, दी कॉमर्शियल का पिकनिक टूर होता है नवंबर दिसंबर में। तो पिकनिक में पैसा कलेक्शन हुआ, पैसा तो मेरे पास रहेगा, ठीक है, सारा पैसा किसके पास रहेगा? मेरे पास रहा। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख, जो भी कलेक्शन हुआ मान लो मेरे पास रहा। मैं तुम लोग को, मान लो तुमको भेज दिया टेंट लेने, इसको भेज दिया सब्जी लेने, किसी को भेज दिया बस का बुकिंग करने, किसी को भेज दिया सब्जी वब्जी का बुकिंग करने, किसी को भेज दिया ग्रोसरी सामान का बुकिंग करने। पैसा वैसा कुछ नहीं दिया, सारा पावर मेरे पास है। वो लोग बोल रहे हैं सर सूखा मिर्चा लेंगे? नहीं, नहीं लेंगे सर। सूखा मिर्चा एक 5 वाला है, एक 15 वाला है, एक 25 वाला है, कौन सा लेंगे? तो अगर मैं उनको पावर नहीं दूंगा तो 5-5 रुपया, 6-6 रुपया का सामान खरीदने में मुझे इन्वॉल्व करेंगे।
तुम्हें तो पता है 5 रुपया वाला एक मिर्चा है, 10 रुपया वाला एक मिर्चा है, 15 रुपया वाला एक मिर्चा है, 20 रुपया वाला। तुम्हें क्या लेना चाहिए? 10 से 15 वाला लेना चाहिए। 5 रुपया बहुत घटिया होगा और 25 रुपया बहुत स्टैंडर्डाइज होगा। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा दिमाग लगाओगे। 10 रुपया वाला मिर्चा लेते हैं तो सर का भी ज्यादा मतलब 10 रुपया वाला मिर्चा लेने से ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। और एक जन को भेजा टेंट सामान लेने। एक टेंट वाला बोल रहा है कि 10,000 लेंगे, एक टेंट वाला लेंगे कि 15,000 लेंगे, एक टेंट वाला बोल रहा है कि 12,000 लेंगे। तो सबसे जो इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करें उसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। पैसा मैं ही भेजूंगा लेकिन पावर कुछ तुमको दूंगा। इससे क्या होगा? काम करने में आसानी होगा। अगर सारा पावर तुम्हें दे दिया तो तुम लोग कांड कर दोगे। 5,000 बस मांग रहा था, 50,000 मांग रहा है सर, 50,000 मांग रहा है सर, किडनी बेचना पड़ेगा मुझे किडनी बेचना पड़ेगा मुझे। और सारा पावर मैं भी रख लिया तो हर एक चीज में मुझे इन्वॉल्व करोगे सर, 2 रुपया लग रहा है, कैसे करेंगे ये सब? तो एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ठीक तरीके से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को मिला के मिक्स करके, समझ में आ, स्मूदी बना के पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारा पावर अपने पास रखना, कुछ कुछ पावर सबऑर्डिनेट को भी देना कि खुद वो डिसीजन ले सके। सारा पावर मेरे पास रहेगा तो सबऑर्डिनेट मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, सर ये करना है, सर वो करना है, सर ये लेना है, सर वो लेना है। समझ में आया? हाँ या ना? इस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन देखो, सेंट्रलाइजेशन स्मॉल कंपनी के लिए अच्छा है, जो छोटा कंपनी है, इतना बड़ा नहीं है, तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन लागू करने से चलेगा। लेकिन जो बड़ा कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, ये सब डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। तो मुकेश अंबानी का सुंदरगढ़ में आएगा, सिलेक्ट करेगा जगह, जगह देखते हैं हॉस्पिटल चौक में है कि संकरा में है, जगह देखेगा नहीं देखेगा। तो लार्ज कंपनी डिसेंट्रलाइज तरीके से अपना कंपनी को चलाते, हालांकि उसके पास भी कुछ पावर रहता है, लेकिन स्मॉल कंपनी पूरा सेंट्रलाइज तरीके से चलता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस कंपनी अभी सुंदरगढ़ में 3-4 तो है ना, रिलायंस स्मार्ट है, ट्रेंड है, क्या क्या है पता नहीं, मैं भी इतना नहीं जानता हूँ, 4 है शायद। रिलायंस स्मार्ट है, ट्रेंड है, और क्या है, डिजिटल है, और वहां पर एक मोहिडी में है। तो मुकेश अंबानी क्या यहाँ पर आया था जगह देखने, जगह सिलेक्ट करने, रेंट मतलब भाड़ा का बातचीत करने नहीं आया था। ये डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर मैं दुकान खोलूंगा तो मैं जाना पड़ेगा, है ना? तो लार्ज कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन तरीके से चलता है, स्मॉल कंपनी सेंट्रलाइजेशन तरीके से चलता है। समझ में आया ये दो चीज क्या बोल रहा है? तो हेनरी फ्योल क्या बोले, दोनों को एक साथ लेके चलना है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन भी करना है और डिसेंट्रलाइजेशन भी करना है। समझ में आया? इसका फायदा और नुकसान क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट क्या है? पहला फायदा क्या है, काम आसानी होगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं अपने पास कुछ पावर रखा और तुम लोग को कुछ पावर दे दिया, तुम लोग भी डिसीजन ले पाओगे, और ज्यादा बड़ा काम होगा तो मुझे पूछो, तो इससे काम जल्दी होगा और आसानी से होगा। दूसरा फायदा क्या है, डिसीजन तुम भी ले पाओगे, डिसीजन मैं भी ले पाऊंगा। छोटा मोटा चीज तुम्हारे लिमिट के जो अंडर है तुम खुद डिसीजन ले लेना, मुझे क्या पूछना है बार बार। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, अगर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, या फिर ठीक तरीके से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को हम फॉलो नहीं किए, तो अगर हम ठीक से पावर का डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, जैसे कि मान लो मैं यश को भी पावर दे दिया, हितेश को भी पावर दे दिया, जगह को भी पावर दे दिया, धर्मों को भी पावर दिया, सबको पावर दे दिया, तो कंफ्यूजन होगा, ईगो क्लैश होगा। मुझे सर बोले हैं, ये बोलेगा मैं, मुझे सर बोले हैं ये लेंगे, धर्म बोलेगा मुझे सर बोले हैं, तो तुम लोग मार धर लड़ोगे, ईगो क्लैश होगा। और एक कई बार क्या होता है ना, पावर देने से उस पावर का मिसयूज भी हो सकता है। समझ में आया? मिसयूज मतलब क्या, करप्शन, धांधली, घपलेबाजी, ये सब भी हो सकता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, मतलब 3-4 मार्क में ज्यादा आता है, और डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। स्केलर चेन मींस चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्केलर चेन मींस चेन ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब पावर, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ये एक ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का चेन है, जो कि
ऊपर से लेकर ऐसे नीचे तक फ्लो करता है, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। समझ में आया? देखो, सब टॉप लेवल में क्या होता है, ज्यादा ऑथोरिटी रहता है, पावर उनके पास ज्यादा रहता है। उसके नीचे पावर और थोड़ा कम जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, नीचे ज्यादा रहता है, ऊपर थोड़ा कम रहता है, ऊपर और थोड़ा कम रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? टॉप लेवल में ज्यादा पावर रहता है। तो ये स्केलर चेन क्या बोल रहा है कि जो ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चेन के थ्रू फ्लो करना चाहिए। किसके थ्रू फ्लो करना चाहिए? चेन के थ्रू ऐसे फ्लो करना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। तब जाके एक सिस्टमेटिक तरीका से इंफॉर्मेशन, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होगा। समझ में आया? अगर ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का चेन नहीं होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे कि मान लो मैं सीईओ हूं कंपनी का, एक कंपनी का एमडी है, एक कंपनी का सीएफओ है, एक कंपनी का डायरेक्टर है। मान लो हमारे बीच में कोई क्या डिफरेंस नहीं है, सब लोग सेम पावर लेके बैठे हैं। मान लो तो कोई जन किसी का प्रॉब्लम लेके आया, या फिर कोई जन किसी का सुझाव लेके आया, या फिर हम लोग भी कुछ डिसीजन लिए, तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। किसको पूछें, किसके पास ज्यादा पावर है, कौन अल्टीमेट डिसीजन लेगा, ये प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? हाँ, जैसे कि तुम मेरे पास आए, मुझे पूछे कि सर ये कैसे करना है, तो बाकी चार लोग क्या बोलेंगे? खराब सोचेंगे। पावर तो हमारे पास में भी है, तुम क्या क्यों इनके पास गए? चमचा हो क्या? हाँ या ना? मान लो कंपनी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, हाँ या ना? सब लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो सब लोग डिसीजन लेंगे तो क्या होगा? मतलब मतभेद होगा। हाँ या ना? तो स्केलर चेन क्या बोलता है, ये ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टमेटिक फ्लो करना चाहिए। जैसे कि सुपरियर से सबऑर्डिनेट तक फ्लो करना चाहिए। जैसे कि सीईओ है, सीईओ के नीचे क्या होगा? मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर होगा। इसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होगा, इससे कम अथॉरिटी इसके पास होगा, इससे कम अथॉरिटी और सबसे कम अथॉरिटी इसके पास होगा। ऐसे फ्लो करना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए एक अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करने का। इससे इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक तरीका से फ्लो करेगा। समझ में आया? हाँ या ना? अगर ये सिस्टमेटिक चेन नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होता? देखो, वर्कर कभी सीईओ से बात कर रहा है, कभी सुपरवाइजर से भी बात कर दे रहा है, कभी मैनेजर से भी बात कर दे रहा है। ऐसा होगा क्या? फंस जाएगा, प्रॉब्लम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुम क्लास टीचर से बात करते हैं ना, पहले क्या करते हो? पहले क्लास टीचर से बात करते हो, क्लास का प्रॉब्लम या फिर क्लास में कोई दिक्कत है कि क्लास में कुछ है, कि डायरेक्ट वो प्रिंसिपल से जाते हो या फिर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से जाते हो? पहले किसके पास जाते हो तुम? क्लास टीचर के पास। क्लास टीचर के फिर किसके पास जाता है? एकेडमिक बर्सर के पास। एकेडमिक बर्सर किसके पास जाते हैं? प्रिंसिपल के पास। ऐसे फ्लो होता है, तुरंत नहीं, तुम डायरेक्ट नहीं बात कर सकते। किसके किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ। या फिर मान लो तुम एक आम नागरिक हो, तुम क्या करोगे? पहले सरपंच को अपना प्रॉब्लम बताओगे। सरपंच क्या बोल, बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ क्या करेगा? वो आईएएस मतलब वो कलेक्टर को बताएगा। ऐसा होता है कि डायरेक्ट तुम थोड़ा ना कलेक्टर के पास, कलेक्टर से बात कर सकते हो। तो ये सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए कंपनी के अंदर। सबसे टॉप, उसके नीचे ऐसे सिस्टमेटिक वे से ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करना चाहिए। समझ में आया? इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब रूल के खिलाफ। तो देखो, हम लोग तो सिस्टम बना दिए हैं, पहले सीईओ, सीईओ के बाद मैनेजर से होगा, मैनेजर के बाद सुपरवाइजर से इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, या फिर उसके बाद वर्कर से, टॉप से लेकर बॉटम तक ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। लेकिन मान लो कई बार कंपनी में इमरजेंसी आ जाता है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाता है, तो क्या वर्कर भी सीईओ से बात कर सकता है? उसके लिए एक गैंग प्लान, क्या है? एक गैंग प्लान बनाना पड़ता है। गैंग प्लान एक ऐसा पर्सन है जो क्या कराता है? डायरेक्ट कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है हायरार्की में। समझ में आया? जैसे कि नहीं होता, बहुत ज्यादा सीरियस मतलब सिचुएशन अराइज हो गया तो तुम डायरेक्ट प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हो। हाँ या ना? अगर ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो सिस्टमेटिक तरीका से चलने दो, जैसा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, चलने दो। अगर इमरजेंसी आ गया तो गैंग प्लान क्या करता है? डायरेक्ट कनेक्शन बैठाता है, यहाँ इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, स्केलर चेन समझिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है?
हमारा इंफॉर्मेशन, कंपनी का इंफॉर्मेशन एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे से ऊपर से नीचे तक फ्लो करेगा। दूसरा क्या है, अगर कोई दिक्कत आया तो गैंग प्लान तो है हमारे बीच में, तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। नुकसान क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, जैसे कि ऊपर से इंफॉर्मेशन आने नीचे तक आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। दूसरा क्या है, अगर सही से इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा तो लोग मिसलीड हो जाएंगे, हाँ या ना। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन, समझ में आया। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, तुम क्या सोच रहे हो ऑर्डर का मतलब क्या है? मैं ऑर्डर देता हूं तुम्हें कि तुम ये करना वो करना, ऑर्डर, ये भी एक ऑर्डर है। और ऑर्डर मतलब क्या, और क्या हो सकता है? एक ऑर्डर मतलब तो मतलब क्या करना, ऑर्डर देना कि ये करो वो करो वो करो, ऐसा ना करो ऐसा ना करो ऐसा करो, ये ऑर्डर देना। और एक ऑर्डर का मतलब भी है, ऑर्डर मतलब क्या, मेरा रूम ऑर्डरली है, मेरा रूम का सारा सामान ऑर्डर में है। ऑर्डर मतलब सजा, मतलब सारा सामान अरेंज है प्रॉपरली, समझ में। एक ऑर्डर का मतलब क्या है, आदेश देना, निर्देश देना कि ये काम करो वो काम करो वो काम करो, ये तो ऑर्डर है। और एक ऑर्डर का मतलब क्या है, मेरा रूम ऑर्डर रहता है, हर टाइम ऑर्डर रहता है, मतलब अरेंज रहता है। तो ये ऑर्डर का मतलब क्या है रे, अरेंज, भाषण नहीं है, मतलब निर्देश नहीं है, ऑर्डर मतलब, ये ऑर्डर मतलब अरेंज। ध्यान दो, मान लो हितेश, यश, धर्म, जग्गू, साहिल या अयान, ये सब अरमान, ये सब मेरे यहाँ, तुम सब लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हो। मैं अरमान को बोला, मिराज को बोला कि तुम आज जेसीबी चलाओ, तो वो जेसीबी चलाया। तो वो क्या सोचेगा, नेक्स्ट दिन भी मुझे जेसीबी चलाना है। उसके अगले दिन मैं उसको बोला, जब कंपनी आया तो मैं बोला कि नहीं तुम ईटा बनाओ, ईटा बनाने लगा। फिर अगले दिन आया तो उसको बोला मेरे घर में जाओ, मेरा घर का थोड़ा सामान लेकर आओ, वो घर गया। फिर अगले दिन कुछ नया नया काम दे रहा हूं, तो उसके दिमाग में कुछ क्लैरिटी आएगा कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। पता नहीं सर क्या काम दे देंगे, हाँ या ना। जैसे कि मान लो हितेश, हितेश आज स्वीपिंग किया, स्वीपिंग मतलब झाड़ू मारा मेरे कंपनी में, मेरे ऑफिस में। अगले दिन बोला तुम फाइल संभाल, वो फाइल संभाला। अगले दिन बोला जा तू ट्रक को बना के लेकर आ मैकेनिक के पास। तो उसके अगले दिन उसको पता है क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी जन का फिक्स पोजीशन या फिर फिक्स प्लेस कंपनी में नहीं रख रहा हूं, हर एक को बार बार अलग अलग काम दे रहा हूं। तो जब नेक्स्ट डे आएगा उसके दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है मुझे नेक्स्ट डे क्या काम करना है, तो वो काम स्टार्ट कर पाएगा जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। मान लो मैं मेरे घर से आने में मुझे लेट हुआ, मैं घर से आने में लेट हुआ, ये लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं, आओ उतना टाइम तक जुआ मार लेते हैं, थोड़ा पैसा वैसा भी कमा लेंगे, सार तो पागल है, हाँ या ना। आज किसी को झाड़ू मारने दे रहा है, किसी को फाइल संभालने दे रहा है, कल क्या काम देगा पता नहीं। लेकिन मैं अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को अगर स्पेसिफिक काम हर दिन दिया तो उसके दिमाग में क्या चलेगा, मैं जैसे भी चला रहा हूँ मुझे नेक्स्ट दिन भी जैसे भी चलाना है। ये झाड़ू मार रहा है हर दिन झाड़ू मारेगा, कोई फाइल संभाल रहा है हर दिन फाइल संभालेगा, समझ। ये तो हुआ लोगों का ऑर्डर। लोगों का ऑर्डर मतलब क्या, लोगों को एक फिक्स काम देना, हर दिन वही काम करेगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पीपुल। दूसरा है ऑर्डर ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या, जो टूल्स यूज करके, मटेरियल के अंदर टूल्स भी आता है, जो टूल्स यूज करके हम क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल, या फिर रॉ मटेरियल को मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक मैं लेबर हूं, मैं अपना लेबर में जो रफा गैती नहीं होता है क्या, जो लेबर लोग काम करते हैं, ऐसे बेलचा वेलचा होता है, गमला वमला, ये सब मैं आज यहां पर रख दिया और मैं अपना घर चला गया, ठीक है। कल मैं वहां उस साइड पे काम कर रहा था, उस साइड पे किस कोने पे रख दिया, फिर घर चला गया। 2 दिन छुट्टी रह गया तो बहुत बड़ा फैक्ट्री है, फिर तीसरे दिन आया तो देखा कि मैं कहां पर रखा था मेरा सामान, टूल्स, उसको खोजने में मुझे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है, मैं ठीक से समझो, हर एक चीज का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए,
एक फिक्स काम होना चाहिए, तब जाके काम में क्लैरिटी आएगा और टाइम का वेस्ट नहीं होगा। हाँ या ना? जैसे कि तुम जेसीबी चला रहे हो तो मैं जेसीबी चलाओ, कोई झाड़ू मार रहा है तो झाड़ू मारो। अगर एक जगह टूल्स है तो वही उसी जगह पे ही टूल्स रखो, इधर उधर मत फेंको। दूसरे दिन काम करने आगे टूल्स खोजने लगोगे, काम करोगे तुम? टूल्स खोजने लगोगे तो टाइम वेस्ट होगा। काम चालू कब करोगे? टूल्स खोजने में आप 45 मिनट चला गया। समझ में आया? जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैं 2022-23 में क्या था, बहुत ही डिसऑर्डर टाइप में रहता था। डिसऑर्डर मतलब क्या? कहीं पर बेड है, बेड के नीचे मेरा ईयरफोन रहता था। कहीं कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था, मतलब चाबी को इधर उधर फेंक देता था, गाड़ी का चाबी को। तो कहीं जाने के टाइम में फ्रस्ट्रेट होता था, बहुत टेंशन होता था, कहाँ गया गाड़ी का चाबी, कहाँ गया गाड़ी का चाबी। अभी मैं ऑर्डरली रह रहा हूँ, मेरा गाड़ी चाबी का फिक्स प्लेस है। मान लो ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम के सामने ये मेरा कपबोर्ड है, कपबोर्ड के यहाँ चाबी की रिंग है, यहाँ पर रखता हूँ। अगर कल को लाइन भी चला गया, इन्वर्टर भी खत्म हो गया, तो मुझे पता है मैं चाबी यहाँ पर हर टाइम रखता हूँ, चुपचाप बिना डरी के चाबी वहां पे उठा के जाऊंगा। समझ में? मान लो कपबोर्ड में एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, यहाँ पर मैं ईयरबड्स, ईयरफोन, चार्जर, मोबाइल मोबाइल सब यहाँ रखता हूँ। कल को लाइन चला गया तो मुझे ईयरफोन खोजने के लिए या फिर मेरा ईयरबड खोजने के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ईयरबड का फिक्स प्लेस है, वहां पर चुपचाप जाके लाऊंगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंपनी में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जिस जगह पे जो रह रहा है, जहां पर जिसका जगह है वहां पर उसको रखो। क्योंकि जब काम करने आओगे तो तुम्हें काम का क्लैरिटी पता चल जाएगा और चुपचाप उस जगह से सामान लेके तुम अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या बोलता है? रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन मटेरियल, देयर इज ए फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, हर एक चीज का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, हर एक पर्सन का भी एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। समझ में आया? इसका फायदा क्या है? जैसे भी मैं काम पे आऊंगा, जैसे ही मैं कंपनी में एंटर किया, मैं तुरंत अपना टूल्स यूज करके मेरा काम में लग जाऊंगा। दूसरा फायदा क्या है? काम में दिक्कत नहीं आएगा, स्मूथ रनिंग होगा। मुझे पता है आज मेरा काम ये है, मुझे जेसीबी चलाता हूं मैं, आज भी जेसीबी चलाऊंगा, मेरा टूल्स ये है। इसका नुकसान क्या है? अगर हम ऑर्डरली चीजों को अरेंज नहीं किए कंपनी में तो नुकसान क्या है? डिले होगा। क्या होगा? डिले होगा। होगा कि नहीं होगा? काम करने में डिले होगा। और दूसरा नुकसान क्या है? डेली डेली ऑर्डर में रहना भी एक प्रकार का एक टेंशन है। हाँ या ना? कभी कभी मैं भी चाबी इधर उधर रख देता हूँ। हाँ या ना? ये भी प्रॉब्लम है। तो डेली ऑर्डर में रहना भी प्रॉब्लम, डेली डिसिप्लिन नहीं होता है। डेली 8 घंटा पढ़ूंगा ऐसा बहुत ही रेयर लोग पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ ऐसा। समझ में? नेक्स्ट प्रिंसिपल है 11th नंबर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या है? जस्टिस एंड काइंडनेस। और भी इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। समझ में? इक्विटी मतलब क्या? सबको समान भावना से देखना, भावना को देखना नहीं। भावना वो देखने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, कंपनी में काम नहीं हुआ, भावना को सब देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब सबको समान ट्रीट करना, काइंडनेस से ट्रीट करना, सबको जस्टिस देना। नेपोटिज्म सुनने हो ना? नेपोटिज्म, नेपोटिज्म वो करण जौहर वाला सिस्टम, वो नेपोटिज्म या फिर फेवरेटिज्म नहीं करना है। मतलब ध्यान दो, मैं इसको एग्जांपल में, जैसे कि हमारे कोचिंग सेंटर में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं 2-3 जन को ज्यादा मतलब प्रीफर करता हूँ। मान लो हितेश को और अभी को मान लो ज्यादा प्रीफर करता हूँ, इनको ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इनका ही बात सुन रहा हूँ, तो बाकी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे, डिमोटिवेट होंगे। हम जितना भी एफर्ट लगा ले सर, तो हितेश को और अभी को ही ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा उनका बात सुनते हैं, ये जो सजेशन देते हैं मैं तुरंत मान जाता हूं। तो इससे क्या होगा? एक एडवर्स इफेक्ट आएगा कोचिंग सेंटर में। लोग कोचिंग छोड़ छोड़ के जाएंगे, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा तो कोचिंग को तो छोड़ेंगे। वैसे कंपनी में भी किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो बाकी एम्प्लॉय तो हैरेस होंगे, दुख होंगे कि नहीं होंगे? तो
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है, सबको इक्वल ट्रीट करना। इसका फायदा क्या है, एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, सब लोग सोचेंगे सब लोग को इक्वल ट्रीट मिल रहा है, तुम भी समान हो मैं भी समान हूं, मोटिवेशन भी मिलेगा, है ना। इसका उल्टा क्या होगा, अगर एक ही जन को या फिर एक दो जन को प्यार करें तो डिससेटिस्फेक्शन होगा, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, खाली एक ही जन से सर बातचीत करते हैं प्यार करते हैं, या फिर एक ही जन से मालिक बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और दूसरा क्या है, लेबर टर्नओवर, लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आया। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबल मतलब क्या, स्टेबल मतलब स्थिर होना, स्थिर मतलब क्या, एक जगह टिक के रहना, और पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉय। ये पर्सनल नहीं है, इसको पर्सनल मत पढ़ना, ये पर्सनल है, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, एम्प्लॉय लोगों के बीच में स्टेबिलिटी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, कि एम्प्लॉय लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल होके काम करें, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ग्रो करेगा। अगर एम्प्लॉय लोग स्टेबल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय, या फिर पर्सनल, जो भी बोल सकते हैं। स्टेबल मतलब क्या, स्टेबल मतलब स्थिर रहना। तो स्टेबिलिटी टेन्योर मतलब क्या, एम्प्लॉय लोग अगर स्टेबल रहेंगे हमारे बिजनेस में या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो दी कॉमर्शियल कंपनी है और तुम लोग मेरे क्या हुए, एम्प्लॉय हुए। मैं तुम लोग को एडवर्टाइज किया, कि कॉमर्शियल कंपनी है और तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो। तुम लोग को मैं कैसे रखा, मैं पहले एडवर्टाइजमेंट डाला कि दी कॉमर्शियल कंपनी में 50 पोस्ट खाली है। एडवर्टाइजमेंट डालूंगा, वेबसाइट में डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, ऐसे चिपकाऊंगा, होर्डिंग वोर्डिंग डालूंगा कि स्टाफ रिक्वायर्ड। तो क्या तुम लोग वो देख के आए, क्या देख के आए, एडवर्टाइजमेंट देख के आए। क्या किया, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू में तुम्हारा सिलेक्शन किया, इंटरव्यू लिया, एग्जाम कराया, सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद तुमको क्या किया, मैं ट्रेनिंग भेजा, 6-7 महीना का 1 साल का ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग पीरियड में तुम लोग को मैं खाने पीने सबका सुविधा दिया। तो जब से मैं एडवर्टाइज डाला हूं, एड डाला, पैसा लेगा। सिलेक्शन करूंगा, एक सिलेक्शन कमेटी बनाना पड़ेगा, वो सिलेक्शन कमेटी को भी कुछ देना पड़ेगा। लोग तो फोकट में नहीं आएंगे ना सिलेक्ट करने। या फिर मेरे एम्प्लॉय लोग सिलेक्ट किए तो क्या होगा, एम्प्लॉय लोग को जितना तनख्वाह मिल रहा था, सिलेक्शन का भी तनख्वाह मिलेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल तो पढ़ाते हैं कॉलेज में, टीचिंग का तो पैसा मिलता है हमें, टीचिंग का तो पैसा मिलता है हमें, लेकिन टीचिंग के साथ साथ जो एग्जामिनेशन ड्यूटी है उसका भी पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि टीचिंग का सैलरी में सारा इंक्लूड होता है। तो मेरे एम्प्लॉय लोग सिलेक्ट किए, या फिर बाहर से मैं पैनल बुला, उन लोगों को पैसा दिया। 6 महीना तुमको ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग में खर्चा होता है कि नहीं होता है, जो ट्रेनर उसको पैसा देना पड़ेगा, रिसोर्सेस खर्चा होगा। ट्रेनिंग के टाइम पे मैं तुमको क्या किया, ट्रेनिंग के टाइम पे मैं तुमको सैलरी दिया, इतना सब खर्चा किया, और तुम 1 साल 2 साल काम किए मेरे कंपनी में छोड़ के चले गए, ये तो मेरा लॉस है ना। अगर तुम लंबे समय के लिए मेरे कंपनी में रहोगे तो क्या होगा, तुम कंपनी के तौर तरीके, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी का मशीनरी प्लांट, ये सब के बारे में आदत हो जाएगा तुम्हें, कहां पर किस चीज है, किसको कैसे चलाना है, कौन सा फाइल कहां पर रखा है। ठीक है, तो तुम कंपनी में पूरा सेट हो जाओगे। सेट हो जाओगे मतलब कंपनी का किसी को सेट नहीं करना है, तुम्हारा काम पे फोकस करना है। ठीक है, कंपनी का तौर तरीका से तुम सेट हो जाओगे। लेकिन तुम अगर मेरे कंपनी में बार बार एम्प्लॉय लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेबर टर्नओवर बार बार हो रहा है, तो मेरा कंपनी का तो लॉस है ना। मैं एडवर्टाइज बार बार डालूंगा, बार बार सिलेक्ट करूंगा, बार बार ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग में बार बार खर्चा होगा, फिर नया एम्प्लॉय आएगा, उसको 6 महीना 1 साल लगेगा कंपनी में यूज टू होने के लिए, कंपनी का सारा चीज समझने के लिए, कंपनी का तौर तरीका, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन, किस टाइम किस जगह पे कौन सा मशीनरी है, किस जगह पे कौन सा प्लांट है, कहाँ पर कौन सा फाइल है, ये सब जानने में बहुत तौर तरीका लगता है, मतलब बहुत टाइम लगता है। तौर तरीका गलत बोल दिया, टाइम लगता है। तो स्टेबिलिटी टेन्योर मतलब क्या, जिस भी एम्प्लॉय को तुम अपने पास काम करने के लिए रखो, ट्राई करो उसको लंबे समय के लिए क्या काम में रखो। समझ में आया, लेबर टर्नओवर कैसे तुम्हारी कंपनी में ज्यादा ना हो, इसका ट्राई करो, ये बोल रहा है। समझ में आया, हाँ या ना। इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है,
इम्प्रूव एफिशिएंसी, अगर तुम एक ही काम को एक ही कंपनी में बार बार करोगे तो तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगा। जैसे कि मान लो दी कॉमर्शियल कंपनी में तुम 5 साल से काम कर रहे हो तो तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तुम सेम काम कर रहे हो और तुम्हें पता है तुम्हारा रोल क्या है दी कॉमर्शियल कंपनी में, तो तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगा। तुम्हें काम सिखाना नहीं पड़ेगा, मेरा टेंशन खत्म है। मैं तुमको काम सिखाऊंगा क्या? पिछले 6 महीना पहले पहले जब ज्वाइन किए थे 1 साल काम सिखा दिया, अभी तुम खुद काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, खाली कुछ ऊंच नीच होता है तो मुझे पूछते हो, तो एफिशिएंसी बढ़ता है और टाइम का वेस्ट नहीं होता है। टाइम का वेस्ट नहीं होता है मतलब क्या? जैसे कि तुम लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हो तो तुम आओगे, तुम्हें पता है तुम्हारा काम क्या है, तुम तुरंत काम करना स्टार्ट करोगे, पूछोगे कि नहीं कि सर मुझे ये काम करना है कि वो काम करना है। तुम तो पिछले 5 साल से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो पता है कॉमर्शियल कंपनी जाना है मुझे ये काम करना है, ये सोचेगा कॉमर्शियल कंपनी जाना है मुझे वो काम करना है। ये था पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? नेगेटिव इफेक्ट मतलब क्या? अगर बार बार स्टाफ में अदला बदली होगा, बार बार लेबर टर्नओवर होगा, बार बार लोग कंपनी छोड़ छोड़ के जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? नो न्यू इनिशिएटिव, मतलब वो जो चीज बोला था भूल जाओ उसको। नो न्यू इनिशिएटिव इसका मतलब क्या है? नेगेटिव इफेक्ट नो न्यू इनिशिएटिव का मतलब क्या है? मैं अगर एक काम को बार बार करूंगा तो वही काम में मेरा मन मतलब वही काम कर करके मैं कुछ नया ट्राई नहीं करूंगा। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा पढ़ा के कभी बोर लगता है कि नहीं लगता है? वही सेम चीज हर साल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, वही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वही सब चीज, तो कुछ नया नहीं है। समझ में आया? हर बार वही चीज। दूसरा क्या है? ब्रिंग्स लेथर्जी, मतलब बार बार काम करने से बोर लगता है कि नहीं लगता है? हमें भी पॉज चाहिए, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो वही काम बार बार करके मुझे भी कभी कभी बोर लगता है तो मैं बोल देता हूँ ग्रुप में, मैसेज छोड़ देता हूँ कि डियर स्टूडेंट, ड्यू टू पर्सनल वर्क टुडे योर ट्यूशन इज कैंसिल। समझ में आया? और एक बार शॉर्ट में, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब क्या? जो काम कर रहे हैं हमारे पास उसको स्टेबली काम करना है। स्टेबली मतलब क्या? लॉन्ग टाइम के लिए काम करे तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि एक पर्सन अगर लंबे समय के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का सारा तौर तरीका, सारा चीज उसे पता होता है, कहाँ पर कौन सा चीज है, कहाँ पर कौन सा फाइल है, किस काम को कैसे करना है, तो उसको बताना, इंस्ट्रक्शन देना ज्यादा नहीं पड़ता है, उसको गाइड करना ज्यादा नहीं पड़ता है, तो मालिक को थोड़ा राहत मिलता है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। समझ में आया? अगर बार बार तुम लेबर लोग हमारे कंपनी से जा रहे हैं या फिर किसी भी कंपनी से लेबर लोग बार बार जा रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा खर्चा आता है कंपनी के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट डालना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, ट्रेनिंग भेजना पड़ता है, ट्रेनिंग पीरियड में उनको पैसा देना पड़ता है। तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर लंबे समय के लिए एक एम्प्लॉय है हमारे पास तो एफिशिएंसी उसका बढ़ेगा, बहुत दिनों से काम कर रहा है और काम का तौर तरीका उसे पता है। दूसरा क्या है? टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत आएगा, तुरंत काम करना स्टार्ट करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना नहीं पड़ेगा, गाइड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नया एम्प्लॉय नहीं है। इसका नुकसान क्या है? अगर वो बार बार काम करेगा एक ही चीज को तो उसके दिमाग में कुछ नया नहीं होगा, नो न्यू इनिशिएटिव, कुछ नया चीज नहीं होगा। दूसरा क्या है? लेथर्जी, बोर लगता है कभी कभी। समझ में आया? उसको बोलते हैं लेथर्जी। एक ही काम करोगे तो बोर लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे कि एक ही सब्जी खाओगे घर में डेली तो बोर लगता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट प्रिंसिपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक स्कॉलर चेन बताया था इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है स्प्लिट डिकॉर्ब, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक स्कॉलर चेन इंपॉर्टेंट तो है और दूसरा स्प्लिट डिकॉर्ब। स्प्लिट डिकॉर्ब मतलब क्या? कोऑपरेशन एंड टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्प्लिट डी वर्क, सॉरी स्प्लिट डिकॉर्ब, वर्क बोल दे रहा हूं, स्प्लिट डिकॉर्ब। कोऑपरेशन एंड टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने में। जैसे कि मान लो हम 5 जन एक टीम बनाए और एक 5 जन टीम बनाए और एक ग्रुप एक 5 जन टीम बनाए, अगर हमारे 5 जन के भीतर आपसी तालमेल नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो टीम को जो काम दिए हैं ऊपर से वो हम टाइम से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझ में? अगर हमारे बीच में आपसी तालमेल है, ठीक है, ठीक से कम्युनिकेशन है, बिलोंगिंगनेस है हमारे बीच में, ठीक है, तो क्या होगा? हम बाकी लोग से जल्दी काम कर पाएंगे। टीम वर्क इंपॉर्टेंट है कि नहीं?
5 लोग में से 3 लोग ठीक काम कर रहे हैं मान लो, और 2 लोग थोड़ा लेजी हैं, वो भी प्रॉब्लम है। वो लोग क्या सोचेंगे, बाकी 3 लोग ये 2 तो काम नहीं करते, लेकिन वो प्राइज पाने के टाइम पे जाते हैं पूरा सीना चौड़ा करके और प्राइज लेते हैं, मस्त फोटो खिंचाते हैं, और सिद्धू मूसेवाला का गाना देते हैं। है ना, ये बोल रहा है क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मैं भाई नहीं तेरा, टॉप में बैठा दिखाई नहीं दे रहा, ये बोलते हैं। काम करने टाइम पे नीचे कहाँ घुस जाते हैं पता नहीं। काम करो करो क्या। तो टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने में। अपनापन, मतलब सबके बीच में अपनापन भावना आना जरूरी है। हाँ, मैं तो अपना काम कर दिया भाई, क्या हो गया, वो दूसरा नहीं कर पाया तो छोड़ो। नहीं, अगर तुम टीम में हो, अगर तुम्हारा टीम मेंबर काम नहीं कर पाए तो उसको भी गाइड करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। हाँ या ना, उसको सही रास्ता दिखाना उसका तुम्हारा जिम्मेदारी है। जैसे कि मान लो हम 5 मेंबर हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 मेंबर में से मैं सबसे सीनियर हूँ, तुम लोग अभी 6 महीना हुआ है कंपनी ज्वाइन किए हो, मुझे पता है काम, मैं पिछले 4-5 साल से कंपनी में हूँ। अगर तुम लोग को काम नहीं पता, कहाँ पे अटक रहे हो, तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोग को गाइड कर, ठीक है, सिखाऊं काम। ऐसा नहीं कि मेरा काम खत्म हो गया भाई तुम अपना अपना देखो, सबका भाग का काम करेंगे, नहीं, टीम वर्क करना पड़ेगा एक कंपनी को सक्सेस बनाने में। तो स्पिरिट डिकॉर्ड क्या बोलता है, प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड टीम वर्क अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर लोग के बीच में कोऑपरेशन एंड टीम वर्क का भावना होना जरूरी है। उनके जीवन में भावना हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टीम वर्क वाला भावना होना जरूरी है। समझ में आया? इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? देखो, अगर टीम में हम हैं, कोई नहीं जान रहे काम, उसको हम सिखाएंगे बताएंगे काम को, तो उस टीम स्पिरिट बढ़ेगा। आज तो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कल मैं भी इनको सपोर्ट करूंगा, मैं भी अच्छे से काम जानूंगा। इसके मन में ये सोच आएगा, ये थॉट आएगा। दूसरा फायदा क्या है, उसका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। टीम का परफॉर्मेंस बढ़ा तो उसका भी परफॉर्मेंस एक साथ इंक्रीज होगा, या फिर टीम का परफॉर्मेंस अच्छे से बढ़ेगा। अगर टीम वर्क हमारे पास है तो, हमारे पास कोऑपरेशन टीम वर्क का भावना है तो परफॉर्मेंस ठीक से बढ़ेगा। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? कभी कभी क्या होता है ना, वो टीम में जो लोग होते हैं उनमें से कोई बनराकस होता है। बनराकस जानते हो ना? पंचायत वेब सीरीज देखे हो? पंचायत में वो बनराकस होता है। सब लोग काम कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहा है, हाँ, सो गया नहीं, वो थोड़ा लेजी है, चालाक 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 है। वो क्या करता है, चुपचाप साइड होता है, थोड़ा थोड़ा काम करेगा वो, चुपचाप साइड हो जाएगा। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसका तो नाम नहीं लेना चाहता, वो कुछ भी बोलोगे तो थोड़ा लहसुन वहसुन छील देगा, हम लोग पिकनिक जाते हैं तो, और कुछ भी बोलोगे नहीं आता है वो, मैं बनाऊंगा तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, फिर तुम लोग मुझे डांटोगे। लेकिन अच्छा खाना बनाता है वो, सब काम आता है, लेकिन वो क्या होता है, अवॉइड करता है काम को। ये टीम वर्क का ड्रॉबैक है। समझ में आया? दूसरा ड्रॉबैक क्या है, डिस्करेज एफिशिएंट पर्सन। टीम वर्क है, मतलब प्राइज मिलेगा अभी तो साथ में मिलेगा, गाली मिलेगा अभी तो साथ में मिलेगा। गाली साथ में मिला तो सह लेंगे, ठीक है, लेकिन प्राइज साथ में मिला तो थोड़ा दुख लगता है। जैसे कि 5 टीम है, उसमें से 3 अच्छे से काम कर रहे हैं, 2 पूरा काम ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सक्सेस हो गए तो पूरा टीम को प्राइज मिला, भर भर के प्राइज मिला, तो हमें तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये तो काम ही नहीं किए, तो डिजर्व ही नहीं करते थे, लेकिन उनको भी प्राइज मिल गया फिर। हाँ या ना? तो जो एफिशिएंट पर्सन होता है, जैसे कि मान लो मैं एफिशिएंट पर्सन हूं, मुझे डिस्करेज मिलेगा, इतना मेहनत करके क्या फायदा, प्राइस तो सेम ही मिल रहा है, मैं भी उतना काम करूंगा। ऐसा भावना आता है, ऐसा थॉट आता है मन में। हाँ या ना? जैसे कि मैं और एक चीज बता रहा हूँ, ये घर घर की कहानी है, मैं तुमको एक बता रहा हूँ, ठीक है। जब ज्वाइंट फैमिली होते हैं, ज्वाइंट फैमिली में क्या है ना, एक एक जगह कुकिंग होता है, तो मान लो मेरी मम्मी, मेरी मतलब क्या बोलते हैं अंकल की वाइफ, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, ऐसे 5 जन हैं हमारे घर में। तो जो नई नई अभी आई हैं, 1-2 साल हुआ है, मतलब छोटी मम्मी, वो लोग मान लो लेजी है, वो लोग कुछ काम वाम नहीं करते, दोनों मतलब सियाना बन के ये करते हैं क्या,
काम से छुटकारा पाते हैं। ठीक है, आज थोड़ा कमर दर्द कर रहा है, ऐसा मतलब बहाना मारते हैं। मान लो एग्जाम्पल, ऐसा तो हमारा घर ज्वाइंट फैमिली नहीं है, बाकी 3 बड़ी मम्मी तो काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं। जब घर में खाना परोसने का टाइम आया तो सबको ऐसे मिला, अच्छा खाना बनाए सब लोग, लेकिन काम कौन किया? 3 जन। हाँ या ना? इसीलिए तो फैमिली में डिस्प्यूट होता है, ये काम के चक्कर में। 3 जन काम करेंगे, 2 जन बैठे रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है स्प्लिट डिकॉर्ड का। अगर सब काम किए तो बहुत अच्छा, अगर उसमें से 1-2 जन काम नहीं किए, अवॉइड किए, तो बाकी सब आलसी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारा लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कुछ नया चीज करना, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। समझ में आया? क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या बोलता है कि एम्प्लॉय लोग को कुछ चांस देना चाहिए, कुछ मौका देना चाहिए, कुछ आउट ऑफ द प्लान सोचने के लिए। जैसे मान लो मैं कंपनी का हेड हूं, मैं तो प्लान बनाया हूं, ठीक है, मेरे प्लान के हिसाब से काम होगा, लेकिन मैं एम्प्लॉय लोग को भी एक बार पूछ लूं कि मेरा जो प्लान है उससे बेहतर प्लान तुम जानते हो क्या? अगर वो जानता है तो उसका प्लान को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, और मेरा प्लान को रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे इन द सेंस क्या है? प्लान में मॉडिफाई करेंगे। मान लो मैं कार का डिजाइन दिया, ठीक है, मैं डिजाइन सीनियर पर्सन हूँ, डिजाइन दिया, और मेरा जूनियर इससे अच्छा डिजाइन दे रहा है, तो किसका डिजाइन को मानेंगे? इसका डिजाइन को मानेंगे। तो इनिशिएटिव मतलब क्या? जूनियर लोग को एनकरेज करना कि कुछ नया क्रिएटिव चीज बिजनेस में लाके दे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। उससे फायदा क्या होगा? फीलिंग फैमिलियर। जो नया एम्प्लॉय है या फिर जो भी एम्प्लॉय लोग हैं, वो फैमिलियर महसूस करेंगे कि बॉस बोल रहे हैं, बॉस हमको प्रोजेक्ट दिए हैं, ठीक है, तो फैमिलियर महसूस करेंगे, अच्छे बॉस हैं, हमसे पूछ के काम करते हैं, हाँ या ना, हमारा प्रोजेक्ट को ठीक से देख कर अप्रूव करते हैं। समझ में आया? तो फैमिलियर महसूस होगा। दूसरा क्या होगा? एम्प्लॉय लोग के भीतर एक एनकरेजमेंट आएगा। मान लो तुम एक डिजाइन बनाए, और ये एक डिजाइन बनाए, और ये एक डिजाइन बनाए, ठीक है, तो 3 धन डिजाइन बनाए, तो तीनों में से मैं मान लो इसका डिजाइन सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी दो क्या करोगे? तुम सोचोगे कि नेक्स्ट टाइम हम और मेहनत करेंगे, और हमारा डिजाइन कैसे सिलेक्ट हुआ वो पूछेंगे, या फिर टीम वर्क हो तो और मेहनत करोगे। एनकरेजमेंट बढ़ता है कि नेक्स्ट टाइम और सर को इंप्रेस करेंगे, हमारे बॉस को इंप्रेस करेंगे। इसका ड्रॉबैक क्या है? अगर तुम कुछ चीज लेकर आए या फिर कुछ प्रोजेक्ट लेकर आए, कुछ डिजाइन लेकर आए, मैं उसको रिजेक्ट कर दिया, उसमें थोड़ा मुझे लूफोल दिखा, रिजेक्ट कर दिया, तो तुम डिससेटिस्फाई होगे। जितना भी अच्छा कर लो सर तो खुश ही नहीं होते हैं, जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट लाओ, जितना भी अच्छा डिजाइन लाओ, सर खुश नहीं होते हैं, ऐसा सोचोगे और पीछे कोसोगे मुझे। समझ में आया? दूसरा क्या है? अगर तुम लोग को नहीं पूछा तो फिर ये सोचोगे कि क्या हुआ, वो सर तो भी पूछते भी नहीं है, घमंडी हो गए हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? अगर तुमको नहीं पूछा नेक्स्ट टाइम, तो तुम सोचने लगोगे कि सर का एटीट्यूड बढ़ गया है, यूज करके फेंक दिया, ऐसा बोलोगे, हाँ है ना? तो ये भी प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम होगा। अगर बार बार पूछा तो भी प्रॉब्लम है। सर को कुछ नहीं आता, वो तो हमारे से आइडिया लेकर काम करते हैं, कैसा बॉस है भी, ऐसा गलगोटिया यूनिवर्सिटी पास हुआ है, ऐसा। समझ में आया? तो ये था प्रिंसिपल, समझ में आया? ये था 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल। ये जो 14 प्रिंसिपल पढ़े, पहला था क्या? डिवीजन ऑफ लेबर से लास्ट में क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये 14 प्रिंसिपल में बहुत सारा अच्छा गुण है और बहुत नेगेटिव भी गुण है, कुछ कुछ नेगेटिव गुण है, कुछ कुछ पॉजिटिव गुण है। तो सबको हमें साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि सारा चीज परफेक्ट होता है, कुछ इम्परफेक्ट भी होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब टॉपिक, सॉरी चैप्टर बोल दिया, टॉपिक है। वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कल पढ़ेंगे। समझ में आया? उसको नेक्स्ट पढ़ेंगे।